ज़काशी है क्या? तो वो ये हमने लोगों को दुविधा में डाला। यानी तेरी तेरी एमबीए तो किसी काम ना आई ना। मैन्युफैक्चरिंग से इंपोर्ट की तरफ ये कैसे आना हो गया? मतलब यकदम बनाते बनाते आपने कैसे सोच लिया कि भाई मैं तो चाइना जाता हूँ और वहाँ से लेके आता हूँ मशीनरी और पाकिस्तान में बेचूँ? हमारी एक जगह पे 2019 में मुलाकात हुई थी, गालिबन काला शाह काकू का वो मुकाम था लाहौर के पास। बिल्कुल, अभी भी मैंने जो आपका नंबर सेव किया हुआ है ना, वो उसामा शाहिद की बजाय उसामा काला शाह काकू के नाम से सेव किया सर हुआ अब तो चेंज कर। है। जब मेरी मुलाकात हुई थी आपसे डस्का के अंदर, आपने कहा था कि शायद भी मैंने रीपर बेचे हैं 103। तो मैं आपको 102 बंदों के नंबर दे सकता हूँ कि आप उनसे मुलाकात कर लें और पूछ लें आपके बारे में और आपकी प्रोडक्ट के बारे में। जी, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि 103 में से 102 बंदों के नंबर दे दिए आपने मुझे? कोई बंदा एक दिन में पाव दूध भी पिए तो कितनी डिमांड बनती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की आप प्रोडक्शन देख लो कितनी है। अगर फिर भी पूरा हो रहा है तो सर तुम 2 नंबर पींदे पे हो। और यहाँ कुछ ऐसा भी है जो खालिस है, हम खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। सर जहर भी नहीं है खालिस हाँ, यहाँ जहर पे। भी खालिस नहीं है। सही बात है, कई लोग नहीं मरते पी सर वो के। देख यूट्यूब फेसबुक और उसके नेगेटिव इस्तेमाल से लोग बैठे हैं, उनको कमर दर्दी निकलती है बस, और उनकी कोई लॉटरी नहीं निकलती। कभी धोखा मिला? सोचा इतना लंबा इसलिए कि कितने बताऊं। सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिजनेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान उसामा शाहिद, जिनका ताल्लुक़ डस्का से है, पाकिस्तान का कदीमी शहर जहाँ पे औज़ार और आलात बनाए जाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि छोटी सी उम्र में इन्होंने कामयाबियाँ कैसे समेटी। इस इंटरव्यू से आप सीख सकेंगे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो कारोबार की बातें उसामा शाहिद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा बुलाया। और हमेशा आपसे मिलके अच्छा भी लगता है और कुछ नया सीखने को भी मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। शहर आपने बताया, और हम लोग एग्रीकल्चर मशीनरी का काम करते हैं। बिजनेस तो ये है। तो यहाँ तक आए कैसे? मैंने अपनी तालीम जोन सी है वो 7वीं तक डस्का से हासिल की। बाद में मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया और 12वीं जमात तक बोर्डिंग स्कूल में रहा। उसके बाद मैंने अपनी एक ग्रेजुएशन की जर्नी जोन सी है वो शुरू की और मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन की। और बीबीए किया मैंने गुजरांवाला से। और उसके बाद सर मैं अपने वालिद साहब, क्योंकि मेरे यही काम करते थे, मेरे वालिद साहब ने दादा के बिज़नेस को ज्वाइन किया था और मैंने जाके तीसरी पीढ़ी में उसी बिज़नेस को ज्वाइन किया। और मैंने इस तरह इस विरासती काम के तौर पे इस कारोबार में कदम रखा। तो नो हाउ एग्रीकल्चर से मुतल्लिक थी, जट्टों से वाह था बचपन से ही। तो ये एक वास्ता बना इस कारोबार में आने का। लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फील्ड टू वर्क। अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप काम नहीं कर सकते। तो कुछ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लर्निंग भी करनी पड़ी। तो ये कुछ सिलसिला था मेरा इस कारोबार में आने का। तो सिर्फ़ आपकी जो फ़ैमिली है, फैमिली बिज़नेस जो है, आपके वालिद साहब सेलिंग्स करते थे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स औज़ारों की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते थे बेसिकली? शायद भी मेरे दादा जो उनसे थे वो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और मेरे वालिद साहब भी मैन्युफैक्चरिंग ही करते थे और तो अभी भी कर क्या-क्या रहे हैं। चीज़ें बनाने में स्पेशलिटी आपकी डस्का में तो बहुत सारी चीज़ें बनती जी, हैं। तो आपकी जो फ़ैमिली है बेसिकली वो क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही थी? एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जी डीजल इंजन हमारी सबसे पहली स्पेशलिटी थी। जो लोग देहात में रहते हैं शायद कहीं पे आज भी उनको वो बड़ा काला इंजन नज़र आए, जिसकी वो
ठुक ठुक वाली आवाज़ होती है, बड़ा सारा पाइप बाहर निकलता है। बिल्कुल, इधर हमारे गांव में भी एक जगह पे लगा हुआ है। जब वो ट्यूबवेल चलता है जी। तो आधे गांव को पता लग जाता है ट्यूबवेल चल गया है। ऐसे ही है। और गर्मियों के मौसम में आपको पता है कि वो बच्चे बड़े सभी नहाने के शौकीन होते हैं, तो वो उस ट्यूबवेल की तरफ भागते हैं। ऐसे ही है। बिजली वाले जो ट्यूबवेल हैं उनका तो पता लगता नहीं है कि जी चल जी रहा है या नहीं चल रहा है, या ट्रैक्टर पे चलने वाला जो है उनका भी नहीं पता लगता। लेकिन वो ठुक ठुक वाले का जो है ना वो सबको पता लगता है। और जब भी जाए नहाने के लिए तो उस ट्यूबवेल पे सबसे ज़्यादा रश होता है। उसकी वजह यही है कि उसकी जो आवाज़ है, साउंड सीटी जो है, वो अपनी तरफ बुला रही होती है सबको ऐसे ही है जी। कि आ जाओ नहाने की तरफ। जी जी तो बिल्कुल। एक्चुअली आपकी फैमिली वो पीटर इंजन बनाती है। हाँ, वो पीटर उसके बाद आया था अच्छा, शायद। पीटर उसके बाद आया था। ये पहले वाला जो है इसको क्या कहते थे? इसको ना अल मशहूर तो इसको काला इंजन ही काला कहते इंजन। हैं। बिल्कुल। सही। तो आप जो है इस फील्ड के अंदर जब आए, जी बीबीए करने के बाद, ज़ाहिर है यंग ब्लड, जी नए जी। आइडियाज़ और बड़ा एक जोश भी होता है, जज्बा भी होता है चीज़ों को आगे लेके चलने का। किस साल के अंदर आप इसमें अमलन आ चुके थे? शायद भाई मैं अमलन तो इस फील्ड के अंदर आया हूँ 2019 में, जिसको 2019। जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो रही थी, या मैंने कुछ अगर कोई चीज़ ढूंढी है तो उसको वैल्यू किया जाता था कि यार इसने ठीक किया कुछ। और उससे पहले 2016 17 और 18 के अंदर इतनी नहीं थी चलती होती, क्योंकि आता नहीं था ना कुछ प्रैक्टिकल काम। तो जब बिज़नेस के अंदर आए, उस वक़्त सूरत हाल क्या थी? मतलब एक जद्दी-पुश्ती कारोबार, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी उस वक़्त इतनी ज़्यादा ज़ोर-शोर से नहीं थी। तो मतलब सेल्स की सूरत हाल क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग की क्या सूरत हाल थी? ओवरऑल अगर बिज़नेस की बात की जाए, आपके बिज़नेस की और डस्का के बिज़नेस की, तो कहाँ पे खड़ा था ये शहर और क्या देख रहे थे आप फ्यूचर? आपने लगता है मुझे सारे पुराने साल दोबारा आज याद करवा वो के याद छोड़े। करने पड़ेंगे जी। वो शायद भाई कुछ यूं हुआ कि बिजनेस ना, मेरे जब दादा से वालिद साहब पे शिफ्ट हुआ तो अगेन हम मैन्युफैक्चरिंग ही करते थे। हुँ। तब सिर्फ हम नहीं, पूरे ये जो इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर मशीनरी की, ये डीलरशिप मॉडल पे चलती थी। हाँ, वो हर बंदा एक दो तीन स्पेशलाइज्ड आइटम बनाता था और आगे डीलरों को सेल करते थे। डीलर सारे अच्छे भी नहीं थे होते और बुरे भी नहीं थे होते, तो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा उधार रह जाता था। हमारे बिज़नेस की ना रिकवरीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और फिर जो प्रोडक्ट का साइज़ था, मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब जब आए, उनकी स्पेशलिटी थी थ्रेशर। तो वो थ्रेशर मशीन जोन-सी है, उसकी टिकट साइज़, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 100 थ्रेशर भी बनाते हो तो उस दौर में भी तो 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया बन जाता है, सिर्फ 100 थ्रेशर भी बनाते हैं। तो एक तो 6-7 महीने लगा के चीज़ को तैयार करते थे। फिर उसके बाद वो काउंटर पे भी सेल होती थी, लेकिन उसका ज़्यादा पोर्शन जो सा डीलर्स के पास जाता था। और डीलर्स के बाद 1-2 फसलों के बाद रिकवरी आती थी। तो जो जिस तरह चल रहा था उसको ऑब्ज़र्व करते गए। थोड़ा सारा क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया था तो महसूस हुआ कि यार ये डीलर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। ये रेट भी अपनी मर्ज़ी का लगाता है, पैसे भी अपनी मर्ज़ी से देता है। फिर जब इसकी लॉयल्टी भी हर मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं रहती है, जिसका माल इसको, जिसके पैसे ज़्यादा देने वाले हो जाते हैं, उसके माल को बुरा कहना शुरू हो जाते हैं, फिर आगे से नई पार्टी ढूँढ लेते हैं। तो डीलर्स ने इस पूरी इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट करके रख दिया हुआ था। और ग्राहक जौन-सा है वो चाह रहा था यूज़र फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और मॉडर्न और मल्टीपर्पज़ चीज़ें। वो वैसी एग्ज़िस्ट नहीं थी करती। तो कुछ ये सूरत-हाल थी जब मैंने बिज़नेस को ना जॉइन किया था। ये जो कार्टेल बना हुआ था डीलर्स का, जी। तो आपने भी इन्हीं को अपने साथ चलाना बेहतर समझा या कोई तब्दीलियां की? और अगर तब्दीलियां की तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ से आई? शाहिद भाई जो पहले 2 साल थे ना मेरे काम के, क्योंकि इतनी अथॉरिटी नहीं थी और ना ही इतने फ्रेश बंदे को मामलात की समझ होती है। तो वो जो जैसे चल रहा था उसको चलने दिया और ऑब्ज़र्व किया। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं थी समझ में आती उस वक़्त भी।
कि जब एक चीज़ नगद बिकने का पोटेंशियल है, तो हम उसको उधार क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट था, तो मेरे ज़हन में अजीबो-गरीब आइडियाज़ आते रहते थे कि यार मैं इसको नाम को चेंज कर दूँ। मैं एक मिसाल दूँगा कि एक सीज़न में हमने अपनी थ्रेशर का नाम रख दिया ज़काशी। उस वक़्त कोई जापानी गाड़ी आई थी, उसका नाम था ज़काशी के नाम से ना। ठीक है। तो ये एक जापानीज़ नेम होने की वजह से एक छोटी सारी एक ट्रिक की थी, वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, बड़ी खूबसूरत हमने उसकी ब्रांडिंग की, स्टिकर्स बनाए कि यार ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, कैपिटल हम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि हमारा इन्हिसार सिर्फ डीलर पे था कि भाई वही बेच सकता है, हम लोग तो सिर्फ बनाने वाले हैं। तो हम्म, इस गैप को बहुत बारीकी से समझा और आप जैसे लोगों को देखना शुरू किया, और मेरा ख्याल है उससे अगले साल ही जब मैंने इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना शुरू किया, तो हमारी एक जगह पे 2019 में मुलाकात हुई थी, गालिबन काला शाह काकू का वो मुकाम था लाहौर के पास। बिल्कुल, अभी भी मैंने जो आपका नंबर सेव किया हुआ है ना, वो उसामा शाहिद की बजाय उसामा काला शाह काकू के नाम से सेव किया सर हुआ आप तो चेंज कर है। वो चेंज करूँगा ना तो फिर वो नंबर मिलेगा नहीं, अच्छा। ढूँढता रहूँगा और नहीं मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब पहली मुलाकात होती है ना और किस माहौल में हुई वो याद रह जाती है। ऐसे ही है। तो चूँकि तारुफ़ नहीं था, तो हम्म। उस वक़्त यही था कि काला शाह काकू में मुलाकात हुई है, तो नाम उसामा है, सेव कर लेते हैं। कभी भी नहीं भूला। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि अगर मैंने नाम चेंज कर दिया, तो उसके बाद ढूँढता रहा और वो मिला ही नहीं। मैं अच्छा। आपको यहाँ एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी मज़े की। हम्म। हाँ, एक दोस्त हैं, उनके साथ मिलके रावलपिंडी किसी काम के सिलसिले में जाना, इस्लामाबाद में सॉरी, एक कंपनी में काम करते थे, तो सीईओ ने कहा यार इस्लामाबाद में कोई जानने वाला है फलां डिपार्टमेंट में, तो मैंने कहा हाँ जी मेरा दोस्त है, और था भी। उन्होंने कहा ठीक है यार ये काम करवाओ, हम दोनों चले गए वहाँ पे। जब हम रावलपिंडी थे अभी ना, तो भाई ने कहा फ़ोन करो उसे, तो मैंने मोबाइल उठाया और उसको कॉल करने के लिए, और नाम भूल गया मैं। तो बड़ी परेशानी बनी, मैंने कहा यार मैं तो उसका नाम ही भूल गया हूँ। वो तो उन्होंने कहा अच्छा खाना शाना खाते हैं कहीं पे बैठ के, याद आ जाएगा। और खाना खा लिया बैठ के, नाम देखता रहा देखता रहा देखता रहा, नहीं याद आ रहा नहीं याद आ रहा। कमरा ले लिया होटल में, रुक गए सारी रात। अब हम क्या कर रहे हैं, ABCD शुरू हुए हैं और जी तक जा रहे हैं, नाम देख रहे हैं कि कहीं वो नाम आएगा तो याद आ जाएगा, उस पर हम्म। क्लिक करेंगे, कॉल करके सुबह उसके पास चले जाएंगे। नहीं जी, ए से लेके जी तक चले गए, जी से लेके वापस ए तक आ गए, और हमें मुझे वो नाम याद नहीं आया। वो दोस्त बड़ा खफा भी हुआ और बड़ा जिगरी यार था, उसने 2-3 मेरे कान पे लगाई भी, हम्म। इतनी दूर से आ गए हैं काम करने के लिए, अब सुबह सीईओ को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा अच्छा यार अब जो हो गया सो हो गया। सुबह उठे हम, सेक्रेटरीट चले गए, वहाँ पे जाके वो जो काम करना था वो किया, लेकिन किसी और रेफरेंस से और किसी और तरीके से, आप समझते हैं पाकिस्तानी तरीके से काम करके हम वापस आ गए। नाम फिर भी याद नहीं आया ना, अच्छा। क्योंकि 15-16 दिन गुजर गए। लेटा हुआ हूँ और यकदम ऐसे ना आँख खुलती है, तो 12 साढ़े 12 का टाइम होगा रात का। मैं उठता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। उन्होंने कहा खैरियत इस वक्त? मैंने कहा यार वो नाम याद आ गया, वो पिंडी वाले बंदे का, उसका नाम तो हसनैन है। तो उसने जो अल्फाज अदा किए मैं बता नहीं सकता आपको। तो सराइकी के अंदर बड़ी यानी नफीस किस्म की गालियाँ जो है ना वो सुनने को मिली। ये प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ है, मेरे साथ भी है, लिहाजा ये नाम तब्दील नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। चलो चलो, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा जी, ज़काशी, ये जो नाम चेंज किया जी। प्रोडक्ट का, इससे फ़र्क क्या पड़ा बेसिकली मार्केट के अंदर? डीलर्स पे क्या इम्पैक्ट गया? आपकी अपनी यानी उसमें क्या फ़र्क आया फीलिंग्स के अंदर? और क्या उससे सेल्स में भी कोई इफ़ेक्ट पड़ा, या बस एक नाम चेंज सर करना एक उससे ना तजर्बा हमारी था? काउंटर सेल बढ़ी। काउंटर सेल मतलब? मतलब जो हम लोग अपने फैक्ट्री में अपने शोरूम पे सेल करते थे ना, वो बढ़ी। उससे वो एक अट्रैक्टिव चीज बन गई। हर किसी ने लिखा होता था जी वीट थ्रेशर मॉडल हुँ, हुँ, हुँ। 2021 चल रहा है तो 22 लिखा हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। 22 चल रहा है तो 25 लिख दिया, जो इधर देहाती ट्रेंड है। तो यस। जब हमने उसका एक नाम ऐसे रख दिया कि जो एक ऑटोमोबाइल का नाम था, तो वो ऑलरेडी एक आई कैचिंग चीज बन गई, लोग रुकने पे मजबूर हो गए
कि यार ज़काशी है क्या? ज़काशी है क्या? तो वो ये हमने लोगों को दुविधा में डाला कि वो ये रुकें और एटलीस्ट देखें तो सही, अगली बात तो उसके बाद चलेगी। यानी जो पढ़ा हुआ था वो इम्प्लीमेंट कर दिया। जी, तो पहला रिज़ल्ट ये निकला जी, कि नाम रखने से एक अलग पहचान बन गई, अलग ब्रांडिंग हो पहचान गई बन जाती है। और फिर लोगों ने रुक के और ये देखा। भी एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, जिसका एग्री इंडस्ट्री से हाँ, हाँ। कोई तल्लक नहीं था। यानी तो तेरी तेरी एमबीए तो किसी काम ना आई ना। वो एक लेदर इंडस्ट्री में काम करता था। हुँ, उससे बस एक सजेशन ली कि यार क्या नाम रखें? उसने कहा कि यार वो गाड़ियों का बड़ा शौकीन है। उसने कहा यार ये नाम नहीं, एकदम से ज़काशी उसने बोला। हुँ, वो नाम हम कोई ऐसा ढूँढ रहे थे जो पेंडुओं की ना ज़ुबान में सही चढ़ जाए। हुँ, 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 तो वो प्रोनाउंस करना बहुत आसान था, और अगर आप उसको उर्दू में देखें तो ज़े, काफ, अलीफ, शीन छोटी है। हुँ, हुँ। तो किसी उर्दू पढ़ने वाले बंदे के लिए भी बहुत बहुत आसान हो जाता। आसान हो जाता है। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो हमने रख लिया। मैन्युफैक्चरिंग से इम्पोर्ट की तरफ ये कैसे आना हो गया? मतलब यकदम बनाते-बनाते आपने कैसे सोच लिया कि भाई मैं तो चाइना जाता हूँ और वहाँ से लेके आता हूँ मशीनरी और पाकिस्तान में बेचूँगा? ये शायद भी ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ। 2018 और 2019 2 साल ना लोकल डेवलपमेंट की, नई चीज़ों की। मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी, वो ये कि मेरे जो अबाई बिज़नेस है, वो जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों की माइंडसेट को बहुत जल्दी तब्दील नहीं किया जा सकता, उनको करके दिखाना पड़ता है। तो वो करते रहे। मैं उसी सेटअप के अंदर ना नई चीज़ें देखता हूँ। यूट्यूब, फ़ेसबुक के मुस्बत इस्तेमाल से लोग, कंपनियाँ बन गई हैं, और उसके नेगेटिव इस्तेमाल से रील देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, लोग बैठे हैं, उनको कमर दर्दी निकलती है बस, और उनकी कोई लॉटरी नहीं निकलती। तो जब देखना शुरू किया, एक चीज़ कॉन्टिन्यूसली हर बात एक सुन के भेजे में बिठा नहीं देते कि पाकिस्तान में ना छोटा ज़िम्मेदार बहुत है, छोटा ज़िम्मेदार बस। ये एक चेंजिंग पॉइंट था कि यार अच्छा, छोटा ज़िम्मेदार बहुत है, ट्रैक्टर इतने का है, ट्रैक्टर का औज़ार इतने का है, तो छोटे ज़िम्मेदार की इनकम इतनी कैसे अफ़ोर्ड करेगा? मतलब उस वक़्त 2018-19 में भी 8-9 लाख रुपए का ट्रैक्टर था। उस ट्रैक्टर के औज़ार 40 लाख रुपए के। 5 एकड़ वाला ज़िम्मेदार कैसे अफ़ोर्ड करेगा? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जिसकी जो सालाना इनकम ही 3.5-4 लाख रुपए है। तो हाउ ही गोना अफ़ोर्ड द 5 मिलियन पैकेज ऑफ ट्रैक्टर? और यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये हो चुकी थी कि जिनकी कुछ ज़िम्मेदारा रह भी गया था ना, वो कहते थे कि ज़िम्मेदारी में ना कुछ है नहीं, आप कोई ना कोई बच्चा बाहर भेज दो। तो वो छोटा ज़िम्मेदार, ट्रैक्टर का महँगी कॉस्ट, उसके पीछे निकलते-निकलते मैं ना छोटे ट्रैक्टर की तलाश में निकला, जिसके लिए आपको वहीं काला शाह काकू बुलाया था। और वो छोटा ट्रैक्टर हमने पाकिस्तान में ना बनाने की कोशिश की, और बनाया, और वो चला भी। लेकिन वो काम सिर्फ़ 2 ही करता था। या वो कटाई कर लेता था, या फिर वो फार्म वग़ैरह की सफाई कर लेता था, या उसके आगे वो रैपर कटर लग जाता था, या करा वग़ैरह लग जाता था। तो जब वो चीज़ कर ली, उससे पैसे भी बचे, सारा कुछ भी आया, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एक चीज़ समझ में आई कि यार यहाँ पे आपको एक जैसा मटेरियल नहीं मिल पाता, मार्केट में लेने जाते हो तो वो नहीं मिल पाता, और स्टैंडर्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो रिक्वायर है एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी वहाँ तक गया नहीं है, उतनी R&D नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह के मसाइल को देखते हुए हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त इतनी रेगुलेशंस नहीं थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हुई हैं, तो सप्लाई का मसला नहीं होगा, ऑथेंटिक चीज़ होगी, तो हम लोगों ने बाहर से मॉडर्न मल्टीपर्पज़ मशीनें ढूँढनी शुरू की। ये सारी चीज़ें करने के लिए फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना रहा आपको या सपोर्ट मिलती रही है? मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसको
फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। मतलब ये एक टाइम तक लाजमी था कि यार इसके ये इतनी मेच्योरिटी वो मुझे दे दें कि सारे इख्तियारात ट्रांसफ़र कर दें। जैसे आज की डेट में मैं अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुश होके ही बताते हैं मेरे बारे में, जिसको भी बताते हैं। और जब लोगों से, उनके दोस्तों से सुनता हूँ कि वो अगर बीमार भी हों तो उनकी सेहत अच्छी हो जाती है कि यार आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है। फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सारे रिसोर्सेज दिए हैं। एक चीज़ होती है कि आपको थोड़ी सारी हिलो हिज्जत करनी पड़ती है, कोई आपके लिए नहीं आके करता। तो मैंने स्टार्ट लिया और उन लोगों ने मुझे जो वसाइल दे सकते थे वो दिए। कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जो फील्ड के अंदर आया हो जहाँ पे आके लग गया हो कि बस ज़िंदगी रुक गई है, अब दोबारा शायद चल नहीं पाएगी? ज़िंदगी में शायद भाई 2 दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम आए। एक दफ़ा जब वालिद साहब के साथ काम कर रहा था, क्योंकि हम कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते थे उस वक़्त में, डीलर्स को देना, उसके बाद गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ काम, दोवें काम इवें दे के यार पैसे ला छोड़ो, आने कदों ने नहीं पता। तो 2016-17 में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट का। तो क्योंकि हम यंग जनरेशन है, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। कुछ एक साहब एक डिपार्टमेंट में आ गए और वो पैसे बनाने ही आए हुए थे, और उधर हमने एक काफ़ी लंबी चौड़ी सप्लाई दे दी। अब जो कि बंदा आया ही पैसे बनाने हो, तो उसने हर कोशिश करनी है 9 को 6 करके, 6 को 9 करके वो लोगों की गलतियां कैसे निकाल के पैसे बना सकता है। तो उस प्रोजेक्ट में सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी दोस्तों के, जो कि हमको 29-30 सप्लायर थे, वो इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे कि वो उस वक्त की जो सी ब्यूरोक्रेसी थी, उनको भी शर्म आ गई कि यार इतनी बड़ी तो नहीं ना चबल मारी थी, इतना ओपन हो गया। तो उन्होंने फिर फंड को लैप्स किया और फिर वो साहब को सीट से हटाया गया। उनको मतलब वो जो खाना पूरी करने के लिए जी सज़ा दे दी। सज़ा क्या होती है, एक महकमे से उठा के दूसरे में लगा देते हैं। और उसके बाद जनाब हमें कोई वो जो पैसे हम लोगों ने खून पसीने की मेहनत से लगाए थे, वो कहीं हमें 2 सालों में किस्तों-किस्तों में मिले। एक वक़्त वो था, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की पेमेंट मिलनी होती है 30 जून तक, जितनी देता है, उसके बाद फंड लैप्स हो जाता है। अब 30 जून के बाद पेमेंट मिलती नहीं है, उसका एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है, समरी अप्रूव होनी है, ये होना है, वो होना है, और फिर वो आप सरकार के मामलात हैं, आप समझते हैं। वो एक मौका आया कि यार 30 जून को पैसे नहीं मिले, इतने वेंडर्स के पैसे देने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। ऐसे लगा कि कोई ज़मीन फट गई है या आसमान पूरा ही ना ऊपर आके गिर गया। उस वक़्त मेरी उम्र थी गालिबन कोई 23-1 साल, अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेड था। मतलब 22 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और 23वें साल में ये वाला काम हो गया, और नर्व्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बस उस वक़्त कुछ ऐसी गलतियाँ की, अपने कुछ एसेट्स बेच दिए, बस जी हावी कर लिया सर के ऊपर कि शायद अब अ, ये हो गया तो ये हो जाएगा, हमें लोगों ने छोड़ना नहीं, ये करनी। लेकिन आज सोचते हैं बैठ के तो उसके भी और भी बहुत सारे हल ज़हन में आते हैं। एक वो पॉइंट आया, दूसरा शायद भी पहली प्रोडक्ट मंगवाई चाइना से, जब पहली ही प्रोडक्ट मंगवाई चाइना से, ज़्यादा तादाद में मंगवा ली और एक भी नहीं चली। और वो क्या था? वो शायद भाई एक ना गंदुम को काट के गांठे बांधने वाली मशीन थी, बाइंडर रीपर। बाइंडर रीपर था वो। बेसिकली उसके अंदर हमारी भी गलती थी, कुछ कोविड का मामला भी बन गया, कुछ गाहक भी हमारा बहुत उतार तीनों मामला तो कट्टे थे। अभी एक प्रॉब्लम से निकले थे, यका व दीगरे दूसरी प्रॉब्लम आ गई और वो उससे भी बड़ी।
लिटिगेशंस, ये वो फलाना टीना। अब पाकिस्तान का कानून है काला। यहाँ पे आप के पास अगर ताल्लुकात है ना, तो सही को गलत और गलत को सही करना, अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ कि हमारी ये जो सी हमारी से ऊपर वाली जनरेशन है ना, वो कानून नाफिज करने में, इंसाफ कायम करने में ना बिल्कुल नाकाम हो गई। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मामला कुछ यूं था कि प्रोडक्ट थी टेक्निकल। हमारे इंजीनियर्स ने आना था चाइना से। चीनियन इंजीनियर्स अब पूरी दुनिया के कोविड की वजह से एयरलाइन सस्पेंड हो गई हैं, तो गंदम के सीजन में नहीं ना आ सके। हमने रिक्वेस्ट की अपने ज़िम्मेदारों को, क्योंकि हम नई प्रोडक्ट है, टेक्निकल है, हम इसको नहीं समझते, अगर आप इस सीज़न में इसको ना इस्तेमाल करें, वो जी असी पैसे लाए ने, असी अपने सिर च मारनी है, असी तो इस भाई हम आपको नहीं समझा पाएंगे, हमारे लड़के इतने टेक्निकल नहीं है, अभी इस प्रोडक्ट को समझते नहीं, इसीलिए तो हमारे इंजीनियर ने बाहर से आना था। नहीं मानी भाई लोगों ने। अच्छा, कई लोग समझदार थे, मतलब मैंने एक मुहावरतन बात कह दी कि 100 मंगवाई और 100 की 100 नहीं चली। रियल स्टेटस ये था कि 15-16 बंदे ऐसे थे जिन्होंने ठीक ठाक पैसे बनाए और उस मशीन से अच्छा खासा काम किया और सीजन लगा के आगे बेच भी दी। अच्छा, एक सीजन लगा के फिर आगे बेच फिर दिया। आगे मुनाफे में बेच भी दी। उनका हमें ना 6 महीने ठहर के पता चला कि अच्छे लोग भी थे क्योंकि जब प्रॉब्लम बन जाती है, जब आप रेस्ट ऑफ द 85 बंदे आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो फिर आपको जो 15 सही होते हैं वो कहीं ढूंढने पड़ते हैं, नज़र नहीं आते। वो वक्त गुजरा तो हमें पता चला। वो प्रोडक्ट के ऊपर हम आज भी काम कर रहे हैं शायद भी। लेकिन वो जो 85 लोग थे जी, उनको कैसे हैंडल किया? मतलब ये तो एक मेस हो गया होगा ना। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मतलब यहाँ पे ना लोग, कानून कुछ भी नहीं है जी, सोशल प्रेशर सबसे पहले क्रिएट करते हैं जी। कोई गांव का चौधरी ले आता है, कोई किसी पॉलिटिशियन से फ़ोन करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने तो ज़िंदगी में कभी इस तरह के मामला किए ही नहीं, ना ही इंटेंशनली कभी इस तरह की गलती करने की कोशिश की है, और हर मामले की हसासियत को समझते हैं। हमने लोगों के साथ कमिट किया और कंपनी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस कंपनी के साथ हम आज भी काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसने हमें कमिट किया कि वो हमें जो फॉल्टी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर अपना इंजीनियर भेजेगी रिप्लेस करके दी। अच्छा, अब उन 85 की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि उनमें से 51 बंदे इस सोल्यूशन पे मान गए। अच्छा, 51 बंदे मान गए कि ठीक है, जो चाइना से इंजीनियर आएगा हम उनके साथ, यानी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि नीयत ठीक थी। सामने रियल टाइम उनके रखे, इंजीनियर आया भी, ठीक भी करके दी। कईयों ने चलाई, कईयों ने डर के बेच दी कि चलो यार नया पुर्जा रख गया, फिर ना किते टूट जाए बेच दो। और 14 बंदे ऐसे थे जो कि इन्फ्लुएंशियल थे। इधर पाकिस्तान में ना इन्फ्लुएंशियल जो बंदा है ना, उसका दिमाग बहुत ख़राब होता है। वो कहता है नहीं, जो मैं सोच लिया मैं वही करना है, मशीन तो हाँ वापस ही लेनी। हमने वो मशीन इंपोर्ट की थी और कस्टमर की ऑन डिमांड की थी। एक प्रॉपर सेल इनवाइस, सेल परफॉर्मा नीचे लिखे होने के बावजूद देयर इज़ नो रिटर्न, नो रिफंड ऑफ द मशीन, इम्पोर्टेड है, इसकी कोई वापसी नहीं होगी, हम सिर्फ सर्विसेज देंगे। उन्होंने हमारे साथ फड्डा बनाई रखा और वो लिटिगेशन में चले गए। और लिटिगेशन में आके हम लोगों को उस चीज़ को प्रूव करते करते काफ़ी अर्सा लग गया। और लिटिगेशन में आके हम लोगों को एक फ़ैसला तो हाई कोर्ट से जाके रिवर्स करवाना पड़ा, क्योंकि एक जज साहब थे, तो उन्होंने वो लिटिगेशन में आके कुछ शायद कोई इन्फ्लुएंस के अंदर आके बहुत ही एक्स्ट्रा फेवर कर दी थी। तो उसको हमने चैलेंज किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके हम वो सुरखरू हैं। और वो ऐसे बादशाह बंदे हैं, वो 14 बंदे, उनका सामान, उनकी चीज़ें, उनकी रिपेयर किटें आज भी हमारे पास पड़ी हुई है कि वो आए, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये देख के आ जाए और ले जाए और अपने मामले को ख़त्म करें। अब वो केस भी भूल गए हुए हैं, सारी अपनी पावर्स भी भूल गए, क्योंकि एक बंदा जितना अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है वो करता है। फिर वो उसके बाद ये समझता है
कि यार मैं शायद मेरे को अना का मसला बना सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं उसको मैसेज भेज देना चाहता हूँ कि अना का मसला ना मैं आपकी चीज़ आपका पार्ट हमारे पास पड़ा है, बाकियों का भी चल गया, आप भी लेके जाएँ, सर्विसेज लें चलाएँ। क्योंकि शायद भी आज भी हम उस रीपर बाइंडर पे काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक टेक्निकल टीम लोकल डेवलप की है। और हाँ, अब हम फार्मूला तब्दील कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी ना, कि उसका सॉल्यूशन भी बड़ा ज़बरदस्त था कि यार आपको 20 बंदों की लेबर चाहिए होती है 1 एकड़ की गंदुम को काट के बांधने के लिए, वो एक मशीन कर लेती। तो अट्रैक्शन बड़ी थी इसके अंदर। असी भी नवे सानू भी नहीं सी पता कि किन्ना कपाते दे च, ऊपर से कोविड आ जाना, उसके बाद गाहक का टेक्निकल होना, टेक्निकली उसको समझना बड़ा ज़रूरी। अब हम उसी को बेचते हैं जो इसकी टेक्निकल नो हाउ हमसे पहले ऑब्जर्व करता है, या वो ऑलरेडी इस मशीन का यूज़र है। नया बंदा खरीदने आता है, उसको साफ कह देते हैं कि यार तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएंगी इसके अंदर, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। जो हम लोग मशीन को प्रोडक्ट एक अगर पार्ट ऐसा है जिसने 1 एकड़ के अंदर 2-2.5 हज़ार भरियाँ बांधनी है, और वो कितना टेक्निकल होगा, उसकी रेगुलर सेटिंग होगी, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होगी। यहाँ पे ना घोड़ा खोता चीज़ चाहिए लोगों को, कि जिन्हों खिंची जाओ तो पा के पीछे ट्रैक्टर ते थरू ही जाओ, उधर पीछे तो नट काबला लेके फिरना ना पे। सो जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हो तो वो हाई टेक है, वो टेक्निकल है, उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस आती है, उसके अंदर पुर्जे की लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद उसको तब्दील करना होता है। सो ये चीज़ थी जो दो आपने बातें पूछी कि क्या हुआ, तो ये दोनों दफ़ा ऐसे लगा कि आसमान गिर गया मेरे पे। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने कोई ऐसा करम किया है कि मेरी ज़ात के ऊपर कि 2 दिन डिप्रेस रहने के बाद ना तीसरे दिन कभी कोई बुरा ख्याल नहीं आया मुझे। फिर लगता है कि यार ये करूँगा तो बेहतरी आ जाएगी, और वो जो अंदर जुस्तजू है आगे बढ़ने की या कोई इंडस्ट्री में कुछ इनकलाब करने की, वो बैठने नहीं देती। और उसके बाद बहुत मोहतात हो गया काम किया। जब एक ही जगह पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएं तो अल्टीमेटली रेपुटेशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल। तो लोग डरते हैं काम करते हुए। जी तो आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था शायद। तो रिप्यूट को बहाल करने के लिए वो कौन से इकदामात आपने किए थे जिसने दोबारा से आपको उठाया और पहले से बेहतर इंसान और कारोबारी बन के आप सामने आए? क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ 1 साल काम किया है। तो ये जो यानी लिफ्ट था ये कैसे मिला? मैं वो जानना चाहूँगा, क्योंकि ये हर कारोबारी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये या इससे मिलता-जुलता प्रॉब्लम ज़रूर आ जाते हैं। तो कैसे निकले, मतलब आपने वो क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ ये कि उस चीज़ को भूले बल्कि दोबारा आपके साथ जुड़े, उन्होंने आपके साथ काम किया? वो मेरे लिए जानना बहुत अहम है। शायद भी सबसे पहले तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा इस बात के ऊपर आया कि यार मैं हर काम के लिए लोगों पे डिपेंडेंट। तो जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो टोटली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में 6 महीने टेस्टिंग करने से पहले नहीं बेची। और मैंने कहा कि मेरी जगह दफ्तर में नहीं है, अगर तो मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ तो मुझे खेत में निकलना पड़ेगा। अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सोबी एग्रो मशीनरी के नाम से जाके चेक कर लें। जो लोग ज़राअत से मुतालिक है उसको फॉलो भी करें, उनको अपडेट्स भी मिलेंगे कि 2019 के बाद से वीडियोस देख लें। मैं आपको कीचड़ में, मिट्टी में, आपको फिजिकली खुद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लेके फील्ड में नज़र आऊँगा। मैं खुद चला रहा हूँ, मैंने चीज़ों को समझा प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल तक जाके। और जब तक उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सिस्टम भी मैंने नहीं बना लिया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में फुल फ्लैज लॉन्च नहीं किया, कि मैंने कोविड आ जाए, कोविड की माँ आ जाए, डिपेंडेंसी नहीं रखनी। मैंने लोकल इकोसिस्टम, लोकल मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप करना है। और नंबर 1 यहाँ की गाहक के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक उसको उतनी मजबूत मशीन और उतनी आसान मशीन देनी। मिसाल के तौर पे जिस कंपनी की एक प्रोडक्ट हमने पकड़ के फ्लॉप कर दी,
उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट जो आप लोगों ने भी बेची शायद भी, वो चारा काटने वाली रीपर मशीन। हम लोग 500 से ज़्यादा फार्म्स के ऊपर पहुंचा चुके हैं। वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पूरा साल का चारा काट, और वो प्रोडक्ट से कंपनी का कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने कहा कि यार एक तरफ आपने हमारी खंड लगवा दी है, दूसरी तरफ आपने हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड बना दिया पाकिस्तान के अंदर। दे वर वेरी हैप्पी। सो मैंने फिर कुर्सी छोड़ दी कि भाई ये खेत वाला काम है, जब तक जूतों को मट्टी नहीं लगेगी मुझे ये काम नहीं आएगा। फिर मैंने सेल्फ लर्निंग पे तवज्जो दी और प्रोडक्ट वैलिडेशन के बगैर लॉन्च करने पे नफ़ी कर दिया, काटा लगा दिया कि भाई एक सर्टन नंबर ऑफ ऑर्स हैं, जब तक ये मशीन मार नहीं खा लेती मैं इसको बेचूंगा नहीं। उसकी एक और मिसाल है, शायद भी हमने शायद आपके साथ होते हुए एक मिनी राइस मिल्स मंगवाई थी। बिल्कुल मंगवाई। कम से कम 6 माह लग गए हमें उनको समझते, हमसे तो चावल ही नहीं था बनता। और आज वो प्रोडक्ट मिनी राइस मिल्स हमारी सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो सर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमारी। मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूँ ना, सबसे बड़ा अलमिया या सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे अपनी जनरेशन का ये लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं, उसको पूरा टाइम भी नहीं देते और दूसरी की तरफ तलाश करना शुरू होगा। जहाँ पे नीचे सोना निकलने वाला होता है वहाँ पे वो अक जाते हैं। तो इट रिक्वायर्स टाइम एंड हार्ड वर्क, जिसके बाद कामयाबी मिलती है। नाराज लोगों को कैसे मनाया? सर जब प्रॉब्लम आ जाती है ना, अब मिसाल के तौर पे जब हम लोकल मशीनरी में थे ना, तो जब हमें कोई बंदा कोई चीज़ रिटर्न भी कर देता था तो हमें कोई इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे, सारा कुछ हमारे, हमें पता है हमारी आइटम है, हमारी प्रोडक्ट है, तो हमने इसको कर लिया। अब इम्पोर्टेड के अंदर आगे एक मसला आ गया कि यार ये अब हम वापस चाइना तो नहीं बेच सकते। तो कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला कि जिसके अंदर लोगों को कन्विंस किया जाए। अब उनकी 100% सेटिस्फेक्शन तो थी कि यार हमें अपनी पेमेंट रिफंड मिल जाए। किसी भी जिस भी बंदे का काम नहीं चलता उसका यही है। अब हमारी मजबूरी ये थी कि हम लोग माल उठा के चाइना भेज नहीं सकते थे, लोग इसको समझते नहीं थे। कोई भी इम्पोर्टेड काम है तो ये ऑन बुकिंग ऑन डिमांड चलता है। तो लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई और कंपनी ने अपनी प्रोग्रेस दिखाई कि हमने क्या क्या डेवलपमेंट की और हमने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया। हम ना जब दलील पे बात करना शुरू हुए तो वहाँ पे जाके पता चला कि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ तो हमारे कस्टमर्स की भी थी। मिसाल के तौर पे एक जगह पे काबला घुसना है इतना, उन्होंने कहा कि यार मार्केट से जाऊंगा लेके आऊंगा, टाइम ज़ाया होगा मेरा ना। काबला कितने का है शायद भी? 4-5 रुपए का। 4-5 रुपए का। उन्होंने काबला डाल दिया 2 इंच का। अब 2 इंच ऊपर गियर बॉक्स की गिरारी है। 5 रुपए के पीछे उन्होंने लाखों रुपए का बेरागर किया। जब हमने प्रॉब्लम्स को इंजीनियर आए रेक्टिफाई किए तो जिसकी गलती थी वो मानना शुरू हो गया क्योंकि हम सोल्यूशन देना चाहते थे, कंपनी सपोर्ट करना चाहती थी, फार्मर अपना काम चलाना चाहता था, जब कोई भी भागना नहीं था चाह रहा। ये सबसे बड़ी बात थी। ना गाहक, ना हम, ना ही हमारी इम्पोर्टेड कंपनी। और जब हमने अपनी इंजीनियर्स के एक एक मशीन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करके पीछे भेजी और उसके ऊपर ना एक सीरियल नंबर लगा होता है कि यार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो नहीं कोई उसको फॉल्ट है। 100% जो प्रॉब्लम थे वो ऑपरेशनल थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है बिजनेस टॉक्स के प्लेटफॉर्म से भी। जब बहुत सारा काम हो रहा होता है चीज़ों का और अगर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 95% जो प्रॉब्लम्स हैं या कंप्लेंट्स हैं बेसिकली वो ऑपरेशनल हैं। एग्जैक्टली। लोग सीखना नहीं चाहते, बावजूद इसके कि फैसिलिटी मौजूद है, हम सिखाना चाहते हैं। पता नहीं उनके पास क्या ऐसी मसरूफियत है कि उनके पास टाइम ही नहीं है आके सीख ले। तो होता क्या, अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ जाता है। जब प्रॉब्लम आता है तो कॉल होती है, कॉल आती है तो वीडियो कॉल, सबसे बेसिक जो सिस्टम है
लेकिन उसके अंदर भी बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। तो आखिर में क्या होता है, या तो उनको यहाँ पे आना पड़ता है या फिर यहाँ से टीम को वहाँ पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के हर मैन्युफैक्चरर को इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं। वेले मसरूफ़ हैं हम, काम धंधा है कोई नहीं, ठीक है। जो चीज़ बाय कर रहे हैं या जो चीज़ लेना चाह रहे हैं, जिससे हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या जिससे हमने पैसा अर्न करना है, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उसी के प्रोसीजर को प्रैक्टिकली सीखने का टाइम नहीं है। तो करना क्या है या करेंगे क्या, हम चाँद पे जाना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वाक़ई बहुत कॉमन है। आपके साथ काम करते हुए एक चीज़ मैंने सीखी है बड़ी ही ज़बरदस्त, उसका ज़िक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। आपको ये तो मेरी खुशनसीबी 15 है। 15-20 दिन में इंशाल्लाह वो पब्लिश हो रही है, तो जी। आप उसमें देखेंगे। जब मेरी मुलाकात हुई थी आपसे डस्का के अंदर, आपने कहा था कि शायद भी मैंने रीपर बेचे 103। तो मैं आपको 102 बंदों के नंबर दे सकता हूँ कि आप उनसे मुलाकात कर लें और पूछ लें आपके बारे में और आपकी प्रोडक्ट के बारे में। जी। ये मार्केटिंग की ना बड़ी ही मुश्किल टेक्निक है कि अपने क्लाइंट का नंबर दे देना, रेफरेंस दे देना, एड्रेस दे देना, बात करवा देना। ये टेक्निक कैसे सीखी, इम्प्लीमेंट कैसे किया, और ये हौसला और हिम्मत कैसे पैदा हुई कि आप अपने क्लाइंट के पास अपने ऐसे बंदे को भेज दें जो आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहा है। उस राय की बेस पे बिज़नेस से क्विट भी किया जा सकता था, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि 103 में से 102 बंदों के नंबर दे दिए आपने मुझे? सर मैं अपनी प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंट था। वो प्रोडक्ट 103 बेच के आपके पास आया था। हम्म, उनकी प्रॉब्लम्स ओवरकम कर चुका था क्लाइंट उसको डेली। और वो प्रोडक्ट भी ऐसी है सर जो रोज़ाना इस्तेमाल होनी, उसके ऊपर गलती के चांसेस भी ज़्यादा है ना। मतलब भैंसों ने चारा रोज़ाना खाना है। सबसे पहले मेरी फाइंड, जब मुझे एक दफ़ा मार पड़ गई, 2 दफ़ा मार पड़ गई, तो मैंने अपनी फाइंड को मजबूत किया कि मैंने चीज़ यहाँ पे डिलीवर क्या करनी, ढूंढनी क्या। फिर वो प्रोडक्ट हम लोग उसके नंबर ऑफ ऑर्स देख चुके थे कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई, और उसका एक लेआउट बता चुके थे। बल्कि जो कंपनी है ना वो छोटी छोटी जगहों पे जाके ना चवल मारती हैं हम्म, कि नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ वाला तेल पाओगे तो ਤੁਹਾਡੀ मशीन ख़राब हो गई। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, आप टोयोटा से गाड़ी लो, तेल बाहर से चेंज करवा लो, वो कहेंगे जी हमारी वारंटी ख़त्म। हमने अपनी टेंशन को भी कम किया, हमने ग्राहक की टेंशन भी। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे ग्राहक उसके मैकेनिक खुद हैं, हम सिर्फ पुर्जा देते हैं। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा कैपिटल नहीं है कि इतनी बड़ी सर्विस टीम बनाए। और जो ओला है ना, जो वो हमने उसको ख़त्म करके अपने बिजनेस को बढ़ाया है। लोग कहते हैं ओला होना चाहिए, ओला होना चाहिए। मैं कहता कोई नहीं होना चाहिए। आप ओपन कर दो चीज़ों को, काम बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे। हमने उस मशीन की मुकम्मल मेंटेनेंस उस ऑपरेटर को सिखा दी जिस फार्म पे वो मशीन चल रही है। और अब क्या होता है कि हमारी इतनी इतनी दूर मशीनें चल रही हैं, हैदराबाद से लेके बलूचिस्तान तक, यहाँ से केपीके तक, पंजाब पूरे के अंदर हर सूबे में हमारी वो चारा काटने वाली मशीनें चल रही हैं। लेकिन कहीं पे भी हमारे ऑपरेटर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे मैकेनिक को नहीं। वी जस्ट सेंड द पार्ट, वो हमें पार्ट नंबर बताता है और वो उसको रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि ये उसका औजार उसकी लाइफ का पार्टनर बन चुका हुआ। हमने उसको ऐसा जम करवा दिया हुआ। हम इस बेस के ऊपर कॉन्फिडेंट थे कि आप कहीं पे भी जाएंगे आपको फीडबैक बुरा नहीं मिल सकता। और आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 10-12 जगहों पे रैंडमली गए थे, या ऐसे इससे 16 जगहों पे। और कहीं से भी आपने कहा हो कि यार ये, किसी बंदे ने कहा हो कि ये कोई फजूल चीज़ है, या मुझे कोई चूना लगा गया, या ये तो मेरे काम ही नहीं आती। हर नहीं, बिल्कुल 16 बंदे मैंने वो वाले चूज़ किए थे जो मेरे नज़दीक तरीन इलाके में थे, जहाँ मुझे जाना आसान था, मिलना आसान था, और मैं उन्हीं सभी लोगों को मिला और उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की। सभी जिस बात पे मुत्तफिक थे वो ये थे कि मशीन बहुत आउट क्लास है, मेंटेनेंस बहुत आसान है, और उससे बढ़ के आपका जो हवाला दे रहे थे कि उनकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मिली और हमें आज तक कभी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा।
उस चीज़ को देखते हुए हमने भी एक मुश्किल फ़ैसला किया। वो क्या शायद भाई? वो ये कि हमने अपने जो क्लाइंट्स और कस्टमर्स थे वो रिकमेंड करना शुरू कर दिए कि कोई बंदा, कोई कंपनी, कोई इदारा हमारे साथ काम करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट्स देने की बजाय हमने उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया एज अ सक्सेस स्टोरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2000 के करीब सक्सेस स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम हर हफ्ते एक सक्सेस स्टोरी जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे डालते हैं और उनका एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर और सारी हिस्ट्री उनके सामने रखते हैं कि इन्होंने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, अकेले थे, बजट कम था, अब कहाँ पे हैं, तरक्की करते हुए कहाँ तक पहुँच गए। पहले मैं डरता था कि यार ऐसा करना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके बाद जब से आपसे मिला हूँ, इसमें तेज़ी लेके आए हैं और इसको हमने बाकायदा टूल बना लिया है मार्केटिंग का, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बिज़नेस मिलता है। उसमें हमारे फर्टिलाइज़र्स के यूनिट्स हैं, कॉस्मेटिक्स के यूनिट्स हैं, मशीनरी के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सभी को हमने फिर ऑन एयर करना शुरू कर दिया है कि अब कोई इब्हाम ना रहे। हम मुश्किल तरीन जो टेक्नीक है मार्केटिंग की, आपसे सीखी, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया और अपने बिज़नेस को कई गुना बढ़ाया। लोग आके एतराफ़ करते हैं कि हम वहाँ पे गए थे, उससे मिले थे, हमने पहले सिस्टम को देखा है, समझा है, जाना है, क्रिटिकल क्वेश्चंस किए हैं। पूरी छानबीन के बाद हम आए हैं और नाउ वी आर रेडी, हम आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। तो फ्रेंचाइज़ीज़ भी दी हैं, दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सो ऑन। तो थैंक यू कि आपने मुझे ये सिखाया सबसे पहले। सर, वेलकम। माय प्लेजर। मार्केटिंग कैसे करते हैं, मतलब क्लाइंट आता कैसे है, उसके लिए तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल करते हैं? शायद भाई मैंने ना वर्ल्ड वाइड देखा कि एक तो तरीका ये है कि यार जैसे एक मिल्लत ट्रैक्टर है, वो इतना पुराना नाम है कि उसको शायद मार्केटिंग की ज़रूरत उस तरह से नहीं है। क्लाइंट को उस प्रोडक्ट की बहुत परफेक्ट नॉलेज है, उसको सिर्फ वो डीलरशिप मॉडल पे चल सकता। जब मैंने नई टेक्नोलॉजीज़ देखना शुरू की, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यार सिर्फ मेरी इंडस्ट्री नहीं, अगर मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, इसमें ना हाई क्वालिटी कंटेंट का बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप मशीन की वर्किंग जो बता रहे हो, वो वैसी नज़र भी आए, वो वैसी आप दिखाओ भी। तो पहले हम फील्ड में वीडियो बनाते थे, कभी लाइव कर दी, कभी ये कर दी, सारी चीज़ों के हमने प्रोमिनेंट फीचर्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और जब दुनिया में देखा तो लोग तो बहुत 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 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये करती क्या है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों को अच्छे वीडियोस चाहिए। फिर जिस तरह अभी आपने बात की, रेफरल सिस्टम, अपने क्लाइंट के पास रेफ़र कर देना। तीसरी चीज़ हमें ये समझ लगी कि यार हम लोगों को जो लोग भी फ्यूचर में इसके इस काम की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको कैसे रेडी करना है, उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसकी एक ट्रैजेक्टरी बनाना शुरू की कि यार एक बंदा है, उसने अपना फॉर्म नया ज्वाइन किया है, तो उसकी अभी ज़रूरत क्या होगी। तो उसका फॉर्म इतना ग्रो कर गया है, तो उसकी ज़रूरत क्या होगी। तो हमने कंटेंट से भर दिया, आसान लफ्ज़ों से। जो लोगों के सवाल थे, जैसे हमने अपने टेक्निकल नॉलेज को आम कर दिया ना अपने कस्टमर के लिए, इसलिए इसी तरह हमने लोगों से जो सवाल थे, जिनको हम FAQs कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनको हमने पब्लिश करना शुरू कर दिया। हमसे जो बंदा जो सवाल पूछता है, हम उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको चढ़ा देते चला देते। तो बेसिकली मार्केटिंग जो है वो फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आ रही है। कोई वेबसाइट भी बनाई है उसके हैं। लिए? जी, अब क्योंकि हमारी ऑडियंस इस तरह की है शायद भाई, वो कि आप देहाती लोगों को जो कि कम पढ़े लिखे हैं, वो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके तो नहीं बाय करते। और अमूमन ये जो सी फेसबुक, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये तो बुज़ुर्गों के पास भी अब होती है, क्योंकि घर आके तो कभी किसी ने कोई अपना फेवरेट शो देख लिया, कोई हस्बे हाल देख लिया, और
सोशल मीडिया और इंटरनेट की बदौलत आप अगर कोई 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना भी शो देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। सो हमने अभी तक जो भी अपना फ़ोकस रखा, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे रखा। टिकटॉक को हमने सबसे आखिर में ऐड किया और मेरा ख़्याल है जब मैंने खुद टिकटॉक अपनाया था, तब ही आपको मशवरा दिया था टिकटॉक। बिल्कुल, मैं टिकटॉक पे नहीं था, आपने कहा था कि इस पे वीडियो, पहली वीडियो भी मेरे आपकी मैंने अपलोड की थी। जी, मुझे याद पड़ता है हम शायद गाड़ी में कहीं जा रहे थे, मुल्तान जा रहे थे तुम उस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सबसे लास्ट पे ऐड किया और इसकी पावर को शायद भी मैं तब समझा कि जब मेरी एक वीडियो 77 मिलियन पे चली गई। 77 मिलियन? ये 2020 जून की बात है। यार इतनी तो मेरी भी नहीं गई हुई है। अब लाइव वीडियोस को ना काफ़ी प्रमोट कर रहा था तब तब। फेसबुक। अब नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, अब शॉर्ट्स को कर रहा है। अब शॉर्ट्स को कर रहा है। हम्म, तो वो कोई टाइमिंग ऐसी थी और अल्लाह की कुछ कुदरत के अल्लाह ताला ने शायद देख ली कि यार मुंडा आराम नाल नहीं पैंदा पिया इन्हू कुछ ना कुछ दे दो। लाइव वीडियो के ऊपर ना अमूमन आपने देखा है कि वो जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती, हाँ, वो ब्लर हो जाती वो है। ना ब्लर हो जाती है। अच्छा, आप आज भी हमारे फेसबुक पे जाके वो जून की वीडियो है हम्म, 2020 की, वो देखेंगे ना, 2020 से 21 है गाल में, 2021 होगा, आप वो देखें कि HD रिजल्ट है। हम्म, कुछ ना अल्लाह ताला की गैबी मदद होती है, इंसान की कोशिश, अल्लाह ताला का फजल और करम, उसके बाद माँ बाप की दुआएं, फिर कामयाबी मिलती हमारे एक मेहरबान है, वो कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे कि आपकी नज़र में बिज़नेस क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी नज़र में बिज़नेस वायरलिटी है। आप वायरल हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आप वायरल नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं है। है। सिर्फ वायरलिटी होती क्या है ना, ये मैंने उस वीडियो के बाद फील किया था। फ़ोन है कि बजना नहीं बंद हो रहा। सबसे पहले वो इंटरनेट की बात बता रहा था, आपने कहा कि वो ब्लर हो जाती है ना। हाँ। सर आप वो वीडियो आज भी निकाल के देखें, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। वो इतनी परफेक्ट इंटरनेट स्पीड आ रही थी कि ना वो ब्लर हुई, ना कोई उसके अंदर कोई रुकावट आई, बगैर हिलो हिज्जत की वो वीडियो चली, वो उसी वो हमारी रीपर मशीन की। और वायरलिटी होती क्या है मुझे पता चला। सर मेरे वालदा के साइड से दूर दूर से रिश्तेदारों की अंदर नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे अब्बू के स्कूल के क्लास फेलोज, शायद ये तेरा बेटा है। अच्छा यार, बड़ा काम कर रहा है यार। मेरे मेरे स्कूल के टीचर्स, जिनसे मैं 10 12 12 साल से नहीं था मिला हुआ, उनके मुझे मैसेज आना इन मैसेंजर पे। फोन उस वीडियो पे ना नंबर नहीं था लगा, और नंबर पता नहीं कहाँ से लोग ढूंढ रहे थे और कॉलें कर रहे थे, और अगले पूरे 15 दिन फोन बजना बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हो रहा था। और उससे जो सेल्स आई थी, वैसी सेल्स का मज़ा मुझे आज तक नहीं आया। आ सकता भी नहीं। आपको पता है कि बिजनेस टॉक्स बेसिकली जो ये 10 शहरों के अंदर सेंटर्स बन गए जी। और 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह को 150 के करीब टीम मेंबर्स मिल गए साथ। ये कैसे हुआ है? नहीं सर, ये टेलीफोन। अकेला जब सुनता था तो सर में दर्द शुरू, आँखों में वो हल्के पड़ना शुरू, कान जो है वो ऐसे सुन्न हो जाना, हर वक़्त चार्जिंग पे मोबाइल को लगाए रखना और सुनते रहना, सुनते रहना। तो फ़ोन सुनने के लिए एक बंदा रखा, फिर जब वो बंदा पागल होने के करीब हो गया तो फिर एक और रखा। अब जब वो भी ट्रेन की पटड़ी के नीचे सर देने लगा तो फिर एक और रखा। तो बढ़ते बढ़ते ये फ़ोन बेसिकली, अगर आपके पास कॉल्स आ रही हैं, आप इंफॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, चीज़ें समझा पा रहे हैं, तो ये फ़ोन वो पावर है, वो टूल है जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ शायद भाई, मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में देखा है।
एक बहुत स्मूथ जर्नी नहीं थी मिली ना, ना ही ऐसे कारोबारी हालात थे कि बहुत ज़्यादा कैपिटल घर वाले देख सकते, दुआएं दे सकते थे, कि ये कह सकते थे कि यार ये लोया पड़ा है इसको इस्तेमाल कर लो, ये कारीगर है इससे कुछ बनवा लो। लेकिन जिस तरह की आपने वो मसाइल पूछे कि कब आपको लगा, वो आपको दो बताए कि यार इसके बाद ऐसे लगता था कि ज़िंदगी में कभी नहीं कुछ पढ़ कर पाऊंगा। तब ना एक फ़ोन रह गया था मेरे पास, मेरी ज़िंदगी का साथी, मेरा बडी, मेरा दोस्त कह लें, जो तन्हाई में एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए मेरा दोस्त है। अगर मुझे आज यहाँ पे कोई लेके आया ना, वो ये टेलीफोन ही लेके आया और ये इंटरनेट ही लेके आया। रेहान भाई कहते हैं कि मोबाइल वो पुर्जा है जो जिस्म के अंदर फिट होना भूल गया। ठीक ही कहते हैं मेरे ख्याल। कभी धोखा मिला? सोचा इतना लंबा इसलिए कि कितने बताऊं। सारे। इतना लंबा सोचा इसलिए कि कितना मिलाऊं। सर, एक ना बिजनेस की मैच्योरिटी आती है जिसमें आप अगले बंदे को ना रीड करते हो। शुरू में ना सारा चटा खटा खोल के हर बंदे के सामने रख देते थे, क्योंकि अपनी ज़ाती कोई ना हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल फ्रेशी, बिल्कुल स्टार्ट। तो लोगों ने जो कहना वैसे कर लेना, कभी किसी के सामने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा। उसकी बदौलत ही है ये उसकी यकीन की बदौलत ही है, और ये भी उसके फजल की वजह से ही है कि हमें मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल है। वरना ना होता तो इसके ऊपर कोई 2 नंबर धंधा भी कर सकते। तो शायद भी जब कोई वैल्यू नहीं था, कोई बिल्कुल फ्रेश थे, तो जिसकी बंदे के पास भी गए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने के बाद ये मार्जिन, प्रॉफिट, ये पैसा, इतनी पंजाबी का लफ्ज़ है, कुत्ती चीज़ है कि ये जिनको इसकी हवस पड़ गई हुई है ना, उनके लिए कोई रिश्ता, किसी की मेहनत, किसी का आइडिया, किसी की हार्ड वर्क कोई मानी नहीं रखता। बिजनेस एथिक्स नहीं, बिजनेस एथिक्स नहीं। और हमें बोल ले, और हम ज़ाहिर बात है भोला भी कह सकते हैं कि, और दूसरा ये है कि वसाइल नहीं थे तो किसी की हेल्प ले रहे थे ना। अगर वसाइल होते तो किसी की हेल्प ही क्यों लेते। और ये मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता था पीछे भी, थोड़ी सारी ईमानदारी पैदा कर लेते अपने अंदर। बस ये थे कौम, हम लोग ना तबाह हो चुके हैं। और मैं अब दिल तो करता है कि नाम ले लेके बोलूं, लेकिन फिर चुप कर जाते हैं कि अल्लाह उनका और चलाए, और हमें भी तो इस मुकाम पे उसने पहुंचाई दिया है ना। कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली। इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे बी फॉर बैट तो पढ़ाया जाता है, बी फॉर बिजनेस नहीं पढ़ाया जाता। टी फॉर ट्री तो पढ़ाया जाता है, टी फॉर टैक्स नहीं पढ़ाया जाता। सर बस कुछ ऐसा ही मामला है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि बात करके उससे मुकर जाना लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं है। तो इधर आप सिर्फ अपने आप को सिक्योर तब भी समझो जब आपको खुद कुछ आता है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि धोखे कितने मिले। धोखे शायद भाई मुझे जब से कारोबार में स्टार्ट हुआ हो ना, हर जगह पे मिले। धोखा सिर्फ आपको पैसों की टर्म्स में नहीं होता, धोखा मिस कमिटमेंट भी धोखा। आपको मैं मिसाल इसकी ऐसा देता हूँ कि आपने कोई ऑर्डर मैच्योर करना है और आपको रॉ मटेरियल ही अगले जो आखिरी 24 घंटों तक नहीं मिलता, तो आप किस तरह कर सकोगे? किसी से पहले पैसे लेके उसको माल ना देना, क्या ये धोखा नहीं? तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ। किसी के साथ सौदा करके उसको छोड़ जाना, उसकी चीज़ तैयार करके, मेरे ख्याल से ये आपके साथ भी बहुत दफ़ा होगा कि
चंद हज़ार रुपये लेके आप लाखों रुपए की मशीन कस्टमर की ज़ुबान के ऊपर तैयार करके दे दो और बाद में वो उसको उठाता ही नहीं, जी मेरा ज़हन तब्दील हो गया। क्या ये धोखा नहीं? बहुत ज़्यादा इस तरह के हुए। फिर उसके बाद अगर किसी से को म्यूचुअली कहा कि यार अब क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मैं कौन कौन सी आइटम पूरी करूँगा, अच्छा यार ये आप आइटम हमें दे दें। लोग ना ज़रा सारी हिलजुल आती है, कहते हैं जी ओ बस 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 अब हम खुद कर दें। मैं उन लोगों को वहीं पे खड़ा देख रहा हूँ, वो उससे आगे नहीं आए, या जो आइटम उन्होंने हमारे साथ मिल के शुरू की वो उससे आगे नहीं जा सके। देयर इज़ लॉट मोर टू लर्न। लोग समझते हैं कि हम लोग 6 दिन में ना कोई भी काम सीख सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है शायद भाई। काठ की हांडी जो सी होती है ना, ज़्यादा देर नहीं चलती। और डायरेक्ट अगर आपके के फ्रॉड हो जाना, अल्लाह का शुक्र है उससे बचे रहे। लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी बिजनेस के अंदर मिसकमिटमेंट की बहुत ज़्यादा आई है और शायद आगे भी आए, लेकिन अब उसके साथ टैकल करना आ गया। थोड़ी सारी अल्लाह ताला की ज़ात ने वैल्यू बना दी है कि अब हम लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी सामने रखते हैं कि भाई जब ये वारा खाता है तो फिर आ जाओ, नहीं तो फिर रहने दो, सब्र करो, अपने पैसे संभाल के रखो अपने पास, कहीं और लगाना जाके। मुझे ना मेरी दादी की बातें बड़ी याद आती हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो कहती होती थी, पुत्र काम तक करम हुंदे ने। तो ये बात ना समझ में नहीं आती थी कि काम किवें करम हुंदे ने। तो अब समझ में आती है कि जो बंदे काम करते हैं ना, अल्लाह ताला का उन पे करम हो जाता है, नंबर 1। बिल्कुल शायद भाई। नंबर 2 वो कहा करती थी, पुत्र अल्लाह तेरी बाँह फड़ेगा। तो मैं कहता था अम्मा, जब बाँह फड़ के उत्ते खींच लेते तो प्यार से ना वो प्यार वाले गुस्से से 1-2 लगा भी देती थी, तो तू पुठियां गल्लां करदा रहना है। तो फिर मैं पूछता था, अम्मा अल्लाह मेरा बाजू क्यों पकड़ेगा, तो मेरी बाँह क्यों फड़ेगा? तो कहती थी, पुत्र नीयत साफ ते मंजिल आसान। तो बिल्कुल ये शायद भी भाई। समझ में नहीं आती थी कि ये क्या बात हुई, नीयत क्या है और वो साफ होगी तो कैसे मंजिल आसान होगी। तो जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि अगर आप काम करते हैं तो आप पे करम हो जाता है, आपकी नीयत साफ़ है, तो मंज़िल आपके सामने है और रब ताला आपका बाजू पकड़ लेता है, और मुझे लगता है आपके साथ भी यही हुआ है। शायद भाई बहुत वज़न से आपने वजाहत की है मेरी जर्नी की। इसके अंदर ना एक बात का इजाफा सिर्फ मैं और कर देता हूँ, जो मेरी वालदा मुझे अभी तक कहती हैं कि ये जो कारोबार है ना, कारोबार ये ऐसा पेशा है कि रोज़े क़यामत ये जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम होगा। तो मेरी अम्मी मेरी वालदा मेरे लिए आज के मुआशरे के हिसाब से 2 दुआएँ माँगती कि इसको हमेशा नेक लोग मिलें। हुँ, नेक लोगों से उसको वास्ता पड़ा। उन्होंने कभी मेरे लिए ये नहीं दुआ की, जो जितना वो मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में उनकी, ये तो एक अल्लाह और इंसान के मामलात होते हैं। उन्होंने नेक लोग मिलने की दुआ की। अल्लाह का शुक्र है बुरे भी आए, उसके बाद अच्छे भी आ गए। और दूसरा उन्होंने दुआ की कि मैं ईमानदारी से काम करूँ। शायद भी लालच नहीं आया, हुँ, वरना 6 को 9 और 9 को 6 करके ही पाकिस्तान के अंदर ना लोग चल रहे हैं। स्पेलिंग चेंज करके वही ब्रांड करके बेच देते हैं। ये 2 चीज़ें भी साथ रहीं कि अप वालिदैन की दुआएँ कुछ इस तरह की थी कि उसके अंदर एक बड़ा पर्सपेक्टिव कवर हो जाता है। हमेशा अच्छा बंदा ही मिला। अच्छा, वो एक लफ़्ज़ सुनते होते थे कि माएँ सबकी साँझी होती हैं, बिल्कुल जी। मावाँ साँझी होती हैं। मुझे लगता है ये साँझी भी होती है और इनकी सोच भी एक जैसी होती है। मेरी वालदा जो दुआ माँगती जब मैं घर से निकलता हूँ, तो अक्सर जो मैं सुनता हूँ वो आहिस्ता से कह रही होती हैं, या अल्लाह इन्हों नेक दे मत्थे लाई। बिल्कुल तो शायद। मतलब वो यही कह रही होती थी कि ये जब अब बाहर जा रहा है तो या अल्लाह इसे नेक लोग मिलें। बिल्कुल। मतलब सारी माएँ फ़िक्रमंद होती हैं अपने बच्चों के लिए इसी चीज़ को लेके। पार्टनरशिप्स की हैं आपने कभी?
शायद भाई मेरा जोन सा है, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, ये बड़ी सारी पार्टनरशिप करने के बाद, और अभी भी मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो एक म्यूचुअल पार्टनरशिप की बेस पे ही कर रहा हूँ। और मेरा जो तजर्बा रहा है वो पार्टनरशिप्स के बारे में, पीछे काफ़ी तल्ख भी रहा है और अब काफ़ी अच्छा भी रह रहा है। उसकी एक ही रीज़न है शायद, जो मैंने पहले वाज़ह कर दिया। जब आप बिगिनर हो ना, आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, फिर अगला बंदा एक्सप्लॉइट ही करेगा। जब आपकी वर्थ है ना, अब सोबी के अपने फॉलोअर 2 लाख है फेसबुक पे तो सर अब एक वर्थ तो है ना कि यार कोई भी मेरा पार्टनर है वो सोचेगा कि यार 2 लाख जिम्मेदार तो इसके फार्मर पे, इसके वो अपने सोच प्लेटफॉर्म पे है, वो भी तो छोड़ने से पहले सोचेगा कि यार मैं ये ऑडियंस छोड़ के जा रहा हूँ। तो जब आपकी वर्थ है ना, जब आप अपना सिक्का मनवा लेते हो, तब आप हर चीज़ के काम, हर किस्म की पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से मैच्योर कर सकते हैं। दूसरी बात का जवाब भी आपने खुद दिया, जो आपकी दादी कहती, नीयत ठीक है ना, कभी मिसकमिटमेंट नहीं हुई, कभी ये नहीं किया कि यार हमारे वेंडर्स की पेमेंट्स आई हुई हैं तो रीवो डाला ले के ज़रा 4 दिन शो मार लें, अगर आल्टो के टेल दिलवाने के पैसे उसी में घूम रहे हैं और अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए तो अच्छी गाड़ी भी ली, फिर आपकी नज़रों के सामने और वसाइल दिए तो उससे अच्छी भी ली। तो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस रखी अपनी नीयत और आपका अपना स्टांस होना, आपका अपना वजन होना, ये आपकी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ट्रांसपेरेंसी, ये सबसे बड़ी चीज़, इसमें कोई शक नहीं। फ्यूचर को लेके क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कहाँ पे जा रहा है, और एग्रीकल्चर में बिलखसूस डेयरी जो कि आपकी फेवरेट फील्ड है वो किस तरफ मूव कर रही है? सर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो 2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने डेयरी की बात की है तो सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल सीरियल है ना वो मिल्क है, वो दूध है। गरीब का बच्चा भी पीता है, अमीर का बच्चा भी पीता है। 25 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ की आबादी है, कोई बंदा एक दिन में पाव दूध भी पिए तो कितनी डिमांड बनती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की आप प्रोडक्शन देख लो कितनी है, अगर फिर भी पूरा हो रहा है तो सर तुम 2 नंबर पीते पे हो फिर भी अगर पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोडक्शन डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है, अगर फिर भी हर घर में दूध जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप मिलावट वाला दूध पी रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की मिल्क प्रोडक्शन उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़नी है उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़नी है। और ओवरऑल अगर एग्री इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी इनपुट्स की ज़रूरत है, मतलब क्वालिटी बीज, क्वालिटी खाद, क्वालिटी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो कि खाद के बगैर भी हो सकती हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, कंपनी हैं जो भी ये काम कर रहे हैं। और मैकेनाइजेशन कि 20 मजदूर मिल के एक दिन में 2 एकड़ संभाल सकते हैं। मैकेनाइजेशन मजदूर को भी एम्पावर करेगी, उसकी रोज़ी मार नहीं देगी। वही 20 बंदे एक दिन के अंदर 40 एकड़ का काम कर सकते हैं अगर उनके पास औजार हो। हमारा कितना लैंड है जो अभी तक कल्टीवेट ही नहीं हुआ, हम कितने अंडर प्रोडक्टिव हैं, मौसम भी सारे हैं हमारे पास, और उसके बावजूद हमारी 65% वर्कफोर्स लेबर देहातों में रहने के बावजूद हम लोग से कर्जा नहीं उतरता, हम डिफॉल्ट रिस्क पे बैठे हैं। बचाना ही इसी इंडस्ट्री ने शायद में, कोई भी नहीं और बचाएगी। कुछ दिन पहले एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था हल्दी के बारे में, तो उसमें जिक्र हुआ जी कि खालिस हल्दी नहीं, मुझे लगता है आप चीचड़ी खा रहे हैं। तो आज दूध का जिक्र हुआ तो आप कह रहे हैं खालिस दूध नहीं जी, लगता है कुछ और पी रहे हैं। और यहाँ कुछ ऐसा भी है जो खालिस है, हम खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। सर जहर भी नहीं है खालिस, हाँ जहर भी खालिस नहीं है,
सही बात है, कई लोग नहीं मरते पी के। सर वो देख लें ना, वो जहर भी नहीं खालिश मिलता इस मुल्क में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? मतलब आप तो डस्का में बैठे हैं, वहाँ से पूरे पाकिस्तान भर के अंदर सप्लाईज को कैसे मैनेज करते हैं? शायद स्टोर्स भी हैं, वेयर हाउसेज हैं, क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है? जैसे आपने कोई एक चीज़ मेरे से अडॉप्ट की, तो जब आपसे काम स्टार्ट किया तो एक चीज़ मैंने भी अडॉप्ट की कि यार लोड को ना डिवाइड किस तरह किया जा सकता है। जैसे बीटी मुल्तान और बीटी बिहाड़ी हमारे साथ एग्री में काम कर रहे हैं, इसी तरह और पार्टनर्स ढूंढना शुरू किए। तो हमें फिज़िकली डिस्प्ले करना था अपने प्रोडक्ट को कि यार सबसे पहली चीज़ है कि लेगा तो वही ना जो पहले फिज़िकली देख लेगा। वो उसने ज़ाहिर बात है, अगर किसी ने सखर से आना है तो वो डस्का तो नहीं आएगा, या सखर से उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या आ जाती है, आने जाने का किराया उसका कितना आ जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी सेल्स ज़्यादा थी वहाँ पे हमने पार्टनर्स ढूंढना शुरू किया। जिस तरह बीटी के साथ था हमारा मामला, इसी तरह ही हमने और पार्टनर्स ढूंढे और कुछ हमारे पास खुद आना शुरू हो गए जब ये सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि एक चीज़ लोगों को समझ आ गई, मैंने कभी अपने क्लाइंट को अपनी गलतियों से सीखने के बाद कभी भी कोई चीज़ ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं दी। मिसाल के तौर पे वो अगर मेरे से पूछता है ना कि ये 1 एकड़ कितनी देर में काटेगी, अगर वो 1.25 घंटे में काटेगी ना तो मैं उसे कहता हूँ 1.5 घंटे में काटेगी। क्योंकि जब वो फील्ड में जाके काम करेगा ना तो वो अपने 10 मिनट सेव करेगा, 15 मिनट, और अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझेगा कि यार उसने तो 1.5 घंटे में कहा था, मैंने 1 मैंने तो घंटे 10 1.25 मिनट घंटे में में कर काट दिया। दिया सी। तो हमने ना एक्सपेक्टेशंस को यानी लिमिटेड, नफ्सियात को भी समझ गए हैं आप। नफ्सियात को भी समझ गए कि सर ये जो ऑडियंस है ना, इसको आप ओवर एक्सपेक्ट करके नहीं बता सकते कि आप सब 45 मिनट में काट लोगे। सर वो इसी बात पे मशीन लेके आपके सर पे खड़ा होगा, ये काटती नहीं है 45 मिनट। और सर झूठ है ना, नहीं काट सकता। तो हम लोगों ने लोगों को वही अचीव करवाया जो हमारी रियल टाइम प्रोडक्ट्स कर सकती थी। बड़े बड़े टॉप क्लास सेलमैन, बड़े बड़े टॉप की कंपनियां बड़ी बड़े टॉप का प्रोडक्ट लेके आती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से वो ज़्यादा देर नहीं चल पाती। मिसाल के तौर पे आप सोबी की कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से लेके जाओ, आपको एक जैसी इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी, एक जैसी प्राइसेस मिलेंगी, एक जैसी सर्विसेज मिलेंगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी मुझे आपसे ही सीखने का मौका मिला कि यार कैसे आप लोगों ने हर प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करके इतना इतना बड़ा किताबचा छाप दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत क्या भला? कि यार लोग आए, पढ़ें, सीखें, उसको जम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी मुझे सीखने का मौका मिला और इसको ऊपर अभी हमने इम्प्लीमेंट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया। और अपनी डिफरेंट लोकेशंस को अगर अभी हम देखें तो सोबी का एक फ्लैगशिप स्टोर जो कि हमारा एक म्यूचुअल स्टोर है हमारे पार्टनर्स के साथ, वो फ्लैगशिप स्टोर का मतलब होता है कि उधर हर किस्म की वैरायटी होती है जो कि हर स्टोर पे नहीं पड़ी होती। जो भी हमारा प्रोडक्ट फोटो है वो लाहौर के अंदर ओपन हो रहा है। इसके अलावा सोबी की प्रोडक्ट आपको तकरीबन 7 स्टेशंस पे पंजाब के अंदर और मिल सकती हैं। और वो कहाँ है? सर बहावलपुर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, विहाड़ी के अंदर है, रवात के अंदर है, लाहौर के अंदर ऑलरेडी एक था और हम एक फ्लैगशिप स्टोर बना रहे हैं, डस्का के अंदर है। तो ये 6 से 7 हमारी स्टोर लोकेशन है। ये आफ्टर सेल सर्विसेज को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब इतनी सारी एग्जीक्यूशंस हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, जी लोग लेके जाते हैं वहाँ पे, फिर प्रॉब्लम्स भी आते होंगे, तो उनको यानी कंपनसेट कैसे करते हैं बाद के अंदर उनको? सर ये भी सर्विसेज आपसे कैसे सीखा है करते हैं? सर। वो कैसे? अब मैं आपको लगता है बीटी का मॉडल ही आपको इधर बिठाने बैठा हूँ। सर वो ये सीखा कि
अगर आपने आफ्टर सेल्स कम करनी है ना तो पहले टेंशन ले लो। हम्म। पहले टेंशन लेने का मतलब ये है कि सर हम लोग ना, जैसे वो एक राइस मशीन की बात हो रही थी, मूंजी इतनी महंगी, हमने भी अपने सर आपस की बात है खर्चे कम करने, एक थोड़ा मूंजी का ला के एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो 20-20 किलो तो एक कस्टमर को चेक करते लग जाते हैं। तो हम 2 कस्टमर को एक्सपेरिमेंट करते 7500 रुपया लगा देंगे। हम कस्टमर्स को कहते हैं भाई आप अपना सैंपल ले आओ, हमारी बिजली, हमारी मशीन, मोटर हमारी, प्रीमिसेस हमारी, आपने बस अपना सैंपल लेके आना है। और जब वो सैंपल लेके आता है ना, और अभी उसका ज़ेन नहीं होता मशीन खरीदने पे, और वो इसी चीज़ पे बड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है, 50% वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार ये मुझे फ्री ट्रायल दे रहे हैं। नॉर्मली आपने देखे शायद भी इंडस्ट्री में ऐसे होता नहीं है। नहीं होता, नहीं होता। तो 50% कॉन्फिडेंस उसका वहाँ पे आ गया। फिर 50% उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाईजान ये रिजल्ट बना, ये आया, सवालात पूछता है। फिर सवालात की जब वो मशीन काम चलती है ना, भरमार कर देता है। अच्छा मिसाल के तौर पे एक राइस मशीन चेक कर रहा है, सर टोटा क्यों आ रहा है, सर ये इसके अंदर दाना क्यों आया, ये छिलका मोटा क्यों है, ये क्या नाम लेते हैं, ये फाक के साथ चावल क्यों आया। उसकी सभी बातों के जवाब उसको एक एक लीवर उसको उसी के हाथ से मूव करवाते हैं और वो खुद ही ठीक कर रहा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। उसको कैलकुलेशन समझ में आ जाती है कि मैंने 20 किलो या 1 मन मूंजी बाज़ार से कितने की ख़रीदी, मशीन में से निकलने के बाद चावल कितना निकला और टोटा कितना निकलना, और अब ये मुझे कॉस्ट कितने की पड़ गई है। एग्जैक्टली और चावल वो खुद बाज़ार से ख़रीद के खा रहा होता है और उसको पता होता है कि मुझे अगर ये बिज़नेस में करूँगा तो कितने रुपए पर केजी बचत आएगी। ये वो चीज़ है जो आप उसको पेपर के ऊपर कभी भी नहीं समझा सकते। ये समझाने के लिए आपको प्रैक्टिकल डेफिनेटली प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है। और जब आप किसी से सैंपल मंगवाते हैं कि भाई जाओ अपना सैंपल लेके आओ और हमारी मशीन के ऊपर आके आप टेस्ट कर लो या ट्रेनिंग कर लो, तो सबसे पहला सबक वो जो सीखता है वो नफ़ा और नुकसान का सीखता है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। एग्जैक्टली शायद भी अंग्रेजी की एक टर्म है DIY, डू इट योर सेल्फ। जो सोबी का फोकस है ना, वो है जिमीदार को हथी काम करवाना। कितनी बड़ी टीम बनाएंगे जनाब आप। ऐसी है। सर 90% हमारे प्रॉब्लम हम चीज़ बेचने से पहले इतना सिखा देते हैं कि हमारे बाद में ऐसी तो कोई माइकी लाल मशीन बनी नहीं ना जिसमें कोई मसला ना आए, सब में आता है। तो 90% प्रॉब्लम्स का हल ओवर व्हाट्सएप कॉल या वीडियो हो जाता है। कितनी किस्म की मशीनरी के अंदर डील कर रहे हैं इस वक्त आप? शायद भाई शुरू की जर्नी आपको बताई, थ्रेशर, दोनों प्रॉब्लमेटिक वो मिनी ज़काशी। ज़काशी बेसिकली उसको मैं अपना प्रोडक्ट नहीं गिनता क्योंकि वो ऑलरेडी एक चल रहा था। नहीं, वो ज़काशी अभी भी चल रहा है या ख़त्म कर दिया? सर ट्रांजिशन आ गई ना, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा था, थ्रेशर को रिप्लेस कर रही थी। जिस चीज़ में भी आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं, जिस चीज़ में भी लेबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था ना, वो रिप्लेस हो रही है ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जिसके अंदर लेबर का इस्तेमाल कम है, क्योंकि लेबर शॉर्ट है ना, और इसमें शॉर्ट रहना है। अब ये बताइए कि आप कितनी किस्म की मशीनें जो हैं वो डील कर रहे हैं? सर को 150 किस्म की मशीन है हमारे पास, जिसके अंदर डेयरी की फुल कैटेगरी को हम कवर करते हैं। आपके जानवर के चारे की कटाई से लेके दूध को चो के सेव करने के सिस्टम तक, उसके अंदर फीड आ गई, मिल्किंग आ गई, या आपकी इवन के क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस आ गई, वो आप लैंड प्रिपरेशन, ज़मीन की तैयारी की, चावल की लगवाई की। और मेरी नज़र हर वक्त उसी जगह पे होती है कि भाईजान इस काम से लेबर बड़ी, यदि मशीन ला। जहाँ पे लेबर ज़्यादा है वहीं पे आप मशीनें घुसा देते हैं। उसकी कोई वजह भी तो होगी कि क्यों आप लेबर को वो ख़त्म किए जा रहे हैं, मतलब लोगों की रोज़ी रोटी के पीछे क्यों पड़ गए हुए हैं, सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए? ये सवाल गुस्से से भी और प्यार से भी बहुत लोग करते हैं। सर आप
रोजी रोटी किसी की ख़त्म नहीं कर रहे। अब एक मजदूर अकेला 1 एकड़ काटना शुरू हो, एक दिन में कितना काट लेगा? वो एक दिन में 1 एकड़ नहीं काट सकता। एक मशीन से वो 10 एकड़ काट सकते हैं। यस। उसकी रोजी बढ़ी के कम हुई? हाँ बड़ी, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई शक नहीं ना। बस मसला ये है कि अब मजदूर के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये लोग पुलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास हर किस्म का कस्टमर है। चौधरी, सरकारी अफसर हमारा कस्टमर मजदूर भी है, और हमारा कस्टमर यंग फार्मर भी है, ओल्ड बाबा भी है, हर किस्म की क्लाइंट पोर्टफोलियो है। जब लेबर कोई चीज़ लेती है ना, ये 3 4 5 लोग अपनी सेविंग्स निकाल के ना पूल करके एक मशीन बाय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने गंदम का सीज़न आ रहा है ना, गंदम के सीज़न में बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्होंने 3 लाख की एक मशीन है, मतलब उन्होंने इकट्ठा बेचारों ने 3 लाख रुपया कभी देखा नहीं होता। 6 बंदे 50-50 हज़ार डाल के, या 10 बंदे उसकी डिवीजन करके थोड़े थोड़े पैसे डाल के कर लेते हैं। वो कटाई करी जाता है एक बंदा, बाकी पीछे बंधाई करी जाते हैं। बिजनेस मॉडल बना लिया बिजनेस बेसिकली मॉडल मशीन। बना लिया सर। यानी ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपने किसी को सोल्यूशन दिया कि भाईजान तेरे को मुलाजम ईद ते छुट्टी कर जाते ने, बकरा ईद ते नहीं मिलते, मुहर्रमा ते छुट्टियां कर लियां, डंगर भुखे प्यासे खड़े हैं, तो एडवांस भी लेते हैं। ज़ाहिर है वो जो सर बहुत ज़्यादा एडवांस लेते हैं, और फिर टाइम पे चारा भी नहीं काट के देते। तो मशीन ना एडवांस लेती है, ना ईद पे छुट्टी करती है, ना बकरा ईद पे छुट्टी करती है, ना मुहर्रम पे छुट्टी करती है, ना मशीन की फौतगी होती है, ना उसने शादी पे जाना, ना वो अखबार पढ़ती है, ना वो एडवांस मांगती है। ऐसी है। एक ही मरतबा इन्वेस्टमेंट कर दी और सदाबहार उसके फ़ायदे जो है ना वो उठाते रहते हैं। बिज़नेस मॉडल वाली बात जो है ना, ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि चलो ज़िम्मेदारों का तो फ़ायदा हुआ सो हुआ, ये जो लोग मशीन बाय करके इससे पैसा कमाते हैं, तो कौन कौन से बिज़नेस मॉडल ऐसे हैं जो आपकी मशीनरी से लोग काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, खा वो सीजनल है खा वो परमानेंट है? सर मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे लोग पैसा नहीं कमा रहे। मैं आपको एक छोटी सारी एग्जांपल देता हूँ। आपको शायद एक हमारा फार्मर याद हो, फिदा, नारंग मंडी का, अफजाबाद के नज़दीक था गालिबन। नारंग मंडी, ये मोटरवे काला जो सी नई मोटरवे सियालकोट वाली बनी है, उधर हम एक फिदा के पास गए बिल्कुल बिल्कुल, जिसने स्टाला कटवाया था। फिदा ने उसी मशीन से सर मजदूरी करके अपनी पैली के साथ लगती हुई पैली ली है, जमीन खरीद ली है उस मशीन से, रीपर मशीन से। वाह। और आप कह रहे हैं कि मैं लोगों की मजदूरी मार रहा हूँ? सर वो मजदूरी है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मजदूर है सर। उसके पास उसने 6 महीने के क्रेडिट पे पैसे पकड़े थे अपने कुछ कजन से, सीजन लगा के उनके पैसे दिए। पहले उसने अपना उधार उतारा और 1 साल के बाद उसने अपनी पैली के साथ लगती हुई पैली ली। और उसका अब्बा अब कहता है तू बाहर नहीं जाना। वो रिपर मशीन ली थी ना उसने, वही चारा काटने वाली। तो वो चारा काट के पैसे कमा रहे हैं या गंदम भी काट रहे हैं? कुछ छोड़ता ही नहीं है। चारा मिल जाए, गंदम मिल जाए, मकई मिल जाए, गंदम काट देता है, ज्वार आती है ज्वार काट देता है, मकई आती है मकई काट देता है, चावल आता है चावल काट देता है। और अब उसने अपने कार्ड छपवाए हैं। अच्छा, वो विजिटिंग कार्ड छपवा ली, विजिटिंग कार्ड छपवा के अब वो अपनी सर्विसेज ऑल ओवर पंजाब दे रहा है। वाह, क्या अभी आजकल गालिबन मुल्तान आया हुआ टाले की कटाई के लिए, क्या आपके इलाके में। अच्छा, एक याद होगा आपको कि हम गए हुए थे कहीं पे, वो गोडी वाली मशीन जो है वो लड़का चला के दिखा रहा था, उसने मेरे ख्याल एक पहले ली थी और फिर 4-5 मशीनें ले ली थी। सर गालिबन उस बंदे के पास इस वक्त 9 मशीन है। अच्छा। और वो भी यही करता है, जो बंदा वेला नखट्टू, जिसको कोई बंदा कहता साइकिल मांगने पे नहीं देता, साइकिल मांगने पे नहीं देता, उसने इन्वेस्टमेंट करके उनको कहा है कि भाई 7 लाख जो मेरे। मशीनें उसने खरीद ली, और उनको हायर कर लिया, और इनकम वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यस, मेहनत वो करते हैं सर। बिजनेस मॉडल है ये कि एक बंदा मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहा है, मेहनत दूसरा बंदा कर रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता, और मेहनत करने वाले बंदे के पास पैसे नहीं है।
तो एक एकड़ वो जो गोडी वाली मशीन है वो 1 एकड़ कितनी देर में कर देती है गोडी वैसे? सर वो गालमन 2-1 घंटे के अंदर मुकम्मल एकड़ की गुडाई कर 1 देते एकड़ की गोडी कर दी, हाँ। और 1 एकड़ के कितने पैसे चार्ज होते हैं गोडी करने के? ये अब वक्त के हिसाब से मेरे ख्याल से अब चेंज हो गया होगा, अभी दोबारा सीजन आएगा तो मुझे एग्जैक्ट रेट का, लेकिन जो पिछला रेट है सर, जो बगात की गोडी करते थे वो करते थे बगात की एज के हिसाब से। मतलब कि कोई पुराना बाग है ना, उसके ऊपर क्योंकि मशीन की वो मेंटेनेंस ज़्यादा निकलती है तो उसके पैसे वो ज़्यादा लेते थे, 18,000 20,000 एकड़ के। एकड़ के? हाँ। और वो 2 घंटे में हो जाता है? नहीं, वो जो बाग की गोडी होती है वो 2 घंटे में नहीं होती। सर जो पुराना बाग होता है ना उस पे गालबन पूरा आपको 4-5 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे में 3 लीटर पेट्रोल ले रही थी ना 1 गोडी घंटे वाली? के 3 लीटर पेट्रोल ले रही तो थी। अगर 5 घंटे तो 5 या 15 लीटर लगा, और उस वक्त 150 रुपये लीटर था गालबन 150 जब हम रुपये गए लीटर थे, था। तो यानी 15 साढ़े 2200-2300 रुपया तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, और वो 18 से 19,000 रुपया ले रहे 18 हैं। से 19,000 ले, उसके अंदर और भी कॉस्ट है ना। हाँ हाँ। उसके अंदर और कॉस्ट ये है कि जब आप किसी पुराने बाग को करते हो उसके फाले ज़्यादा टूटते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सारा कुछ डाल डोल के लेट से फिर 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है, तो उनको फिर भी अच्छे जाते हैं। खासे पैसे बच जाते हैं। ये तो बेहतरीन बिजनेस मॉडल। और ये जो चारा काटने वाली मशीन है, ये 1 घंटे में 1 एकड़ काटती ये है? तकरीबन 1.25 घंटे के अंदर 1.25 घंटे। और पेट्रोल कितना पी जाती है? 2 लीटर। 2 लीटर आज के हिसाब से 275 रुपये हो गया ना? तो फिदा मेरे ख्याल से 7500 चार्ज करता है 1 एकड़ का। 7500? जी। और 550 रुपया पेट्रोल खर्चा है। जी सर। तो वो मजदूर को कितने देता है? वो मजदूर को नहीं देता, वो खुद मेहनत वो खुद करता है? जी। वाह। एक दिन में 8 से 10 एकड़ तो काट लेता है? एक दिन के अंदर 6 एकड़, क्योंकि वो अकेला काम करता है ना, 5 से 6 एकड़। 5 से 6। अच्छी भली कमाई है माशाल्लाह। सर पहली अहमियत नहीं आनी। हाँ, ज़मीनें ऐसे बनी। तो अभी जो आपकी बातें सुन के जहाँ तक मैं समझाऊँ, एक तो ये कि आपने अपने जो ख़ानदानी काम है उसको डाइवर्सिफाई किया, जी। फील्ड नहीं छोड़ी, फील्ड नहीं फील्ड वही रखी, लेकिन उसके अंदर जिद्दत लेके आए। ट्राई किया था सर मैंने फील्ड चेंज करने का। अच्छा, वो कब और क्या? सर असल में ना किसी को भी अपने बाप का काम नहीं पसंद आता। ये क्या वजह है? बस वो ये है कि बाप से डर लगता है। यही हो सकता है, और काम तो नहीं कोई बुरा होता। और एक चीज देख देख के शायद जैसे कोई बंदा ना उकता गया होता है, तो वो जब तक प्यार नहीं ना किया जाता अपने काम से, काम होते नहीं। काम नहीं होते, काम से प्यार बड़ा काम से प्यार बड़ा जरूरी है। ये गल समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ आई समझ? सिर्फ कुड़ियां मुंडियां नाल ही प्यार नहीं ਹੁੰਦਾ, बिलियां नाल भी नहीं, मतलब काम नाल प्यार जरूरी है। काम में आने से पहले ना हर वो बंदा जो कोई मुख्तलिफ काम कर रहा होता था हमारे से, वो मुझे अट्रैक्ट करता था। 2 काम ट्राई किया मैंने। एक दफ़ा कपड़ों का फेल हो गया, पैसे ज़ाया किए, छोड़ दिया। फ्यूचर नहीं नज़र, स्ट्रगल ज़्यादा नज़र आ रही थी। देखें, एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, मार्केट, इंडस्ट्री, गैप, पोटेंशियल अवेलेबल। पोटेंशियल है। और जब मैंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया ना, तो मुझे ये समझ लगी कि यार मेरे बाप दादा 40-45 साल मेहनत करके इस इंडस्ट्री को एक जगह के ऊपर लेके आ गए हैं। और मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूं तो मैंने अपने लिए सिंपल चीज़ चूज़ की उस वक्त में कि यार इससे आगे उसको लेके चला जा, तो स्क्रैच से नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहली सोच थी दिमाग के अंदर। फिर प्रॉब्लम्स आ गए, फिर जाके रियलाइज़ हो गया अच्छा यार स्क्रैच से तो नहीं मेहनत करनी पड़ी, समझना तो पड़ना है ना, करना तो पड़ना है ना, फिर ही आएगा। सो जिनके भी फैमिली बिजनेसेस हैं, अगर वो उसी के अंदर ही कोई चीज़ ढूंढें, अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करें, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होगी। क्योंकि जो नॉलेज है, जो इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए, वो तो आपके घर में बैठी हुई है। आपके पास तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बैठा होगा घर में। इधर उधर दाएं बाएं किसी के जैद के बकर के तरले डालने की ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग को लेके क्या सिस्टम बनाया आपने? नई चीज़ें जो मार्केट में आती हैं उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उसकी एवेल्यूएशन कैसे करते हैं कि मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? सिर्फ सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि
रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग को हमारे कस्टमर ने हमारे लिए आसान बना दिया। जिस भी चीज़ में किसी का ज़्यादा खर्चा आ रहा है वो अपना खर्चा कम करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। पहले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। आपको अपनी मर्ज़ी से अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक जो 2010 से लेके 20 तक का टाइम था ना, इन 10 सालों में आप अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक काम करके बड़े लंबे प्रोसीजर के साथ 6-6 महीने वेट करते थे कि यार अब ये प्रोडक्ट चल सकता है। अब हमें 50% प्रोडक्ट हमारा कस्टमर रिकमेंड कर रहा होता है कि सर ये हमारी ज़रूरत है। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? सर डाटा हमारा जब कलेक्ट ऐसे होता है कि एक कॉल सेंटर बनाओ। कॉल सेंटर में जब भी कोई बंदा कॉल करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और फिर जब भी हमारे पास कॉल्स का फ्लो कम होता है कि यार आज भाई कॉल्स कम आ रही, फौरी तौर पे हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं कि यार हमारे पास पिछले हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में किस प्रोडक्ट की कितनी कॉल्स आई हैं, किसकी कॉल्स ज़्यादा हैं। उस डाटा को एनालाइज करते हुए किस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी हुई है, किस पे आप डिस्काउंट दे सकते हो, किसके ऊपर आप ऑफ़र लगा सकते हो, किसको आप स्क्रूटनाइज करके कोई महंगा प्रोडक्ट है आपने जाके फार्मर के डेरे पे विजिट करना है। ये सारी चीज़ें हमें हमारा डाटा ही बताता है, जो कि हम एक कॉल पे कलेक्ट हो रहा होता है। आपकी नज़र में आने वाले वक्त में डाटा की अहमियत क्या है? सर अभी से बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम लोग, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो डाटा के बगैर मैं कैसे आगे जाऊंगा मुझे नहीं समझ लगती। डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा काम है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसमें से सेल निकालना, ये जब आप कर लेते हो तो मेरा ख्याल है आप सारी चीज़ें भूल के सबसे ज़्यादा फोकस ही अपनी डाटा मैनेजमेंट पे करोगे। आज तक के लिए इतना ही। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तिश्नगी है, ये मुकम्मल नहीं है। हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आने वाले सवालों के जवाब भी उसमें शामिल होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में दिल से खूब जम के भड़ास निकालिएगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया, उसामा शाहिद के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।